हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने देखी भारतीय नौसेना की ताकत विध्वंसक पोत आईएनएस सूरत का किया दौरा। दोस्तों, तो वहीं जम्मू के राजौरी में पुलिस के गश्ती दल पर आतंकवादियों ने किया ग्रेनेड से हमला, सेना ने की इलाके की घेराबंदी। जी हाँ, साथ ही आपको बताएंगे बांग्लादेश की हालत हुई खस्ता, भारी कर्ज लेने की तैयारी में मोहम्मद यूनुस सरकार अब गारंटर की भूमिका निभाएगा विश्व बैंक। जी हां, तो वहीं अमेरिका को बड़ा झटका देने की तैयारी में है नाटो देश। इस चीज को खरीदने से कर सकते हैं इनकार, दे सकते हैं ट्रंप को बहुत बड़ा झटका। तो वहीं पूर्व पीएम नवाज शरीफ को पाकिस्तान में मिल गई नौकरी। जी हां, ऐसी कौन सी नौकरी मिली है दोस्तों नवाज शरीफ को? साथ ही साथ आपको बताएंगे प्रधानमंत्री किसान योजना में मिले सारे पैसे करने पड़ेंगे वापस इन लोगों को। जी हां, 416 करोड़ रुपए वसूल चुकी है पहले ही सरकार। बताएंगे अब किन से वसूली होने वाली है पीएम किसान योजना में मिले ये पैसे। दोस्तों, एक से एक बड़ी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश, भारत और भारतीय सेना का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने देखी भारतीय नौसेना की ताकत विध्वंसक पोत आईएनएस सूरत का किया दौरा। जी हां, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और नौसेना प्रमुख रेयर एडमिरल गारिन गोल्डिंग ने मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में बृहस्पतिवार को भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी विध्वंसक पोत आईएनएस सूरत का दौरा किया। नौसेना की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक नौसेना की पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय जे सिंह ने आईएनएस सूरत पर लक्सन और गोल्डिंग का स्वागत किया। लक्सन और गोल्डिंग को युद्धपोत की जटिल डिजाइन, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और जबरदस्त क्षमताओं के बारे में जानकारी दी गई। आईएनएस सूरत एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत है जिसका डिजाइन नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है, जबकि निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने किया है। इसे जनवरी 2025 में नौसेना में शामिल किया गया था। दोस्तों, लक्सन ने ऐसे समय में आईएनएस सूरत का दौरा किया है जब रॉयल न्यूजीलैंड नौसेना का HMNZS तेकाहा जहाज 20 से 24 मार्च तक मुंबई की यात्रा पर हैं और संयुक्त कार्य बल यानी CTF 150 के कमांडर कोमोडोर रोजर वार्ड नौसेना की पश्चिमी कमान के मुख्यालय का दौरा कर रहे हैं। दोस्तों, वाकई में इन्होंने भारतीय नौसेना की ताकत को देखकर भौहें चमका दी। इसका मतलब भारतीय सेना की पावर, भारतीय नौसेना की पावर से वाकई में सिर्फ न्यूजीलैंड ही नहीं बल्कि अमेरिका तक में चर्चे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय नौसेना वाकई में दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट नौसेना है तो सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां जम्मू के राजौरी में पुलिस के गश्ती दल पर आतंकवादियों ने किया ग्रेनेड से हमला, सेना ने की इलाके की घेराबंदी। जी हां, थाना मंडी तहसील में गश्त पर निकले पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG को वीरवार रात छज्जावाला किला के पास आतंकवादियों ने ग्रेनेड से निशाना बनाने की कोशिश की। गनीमत रही कि ग्रेनेड वाहन से दूर फटा जिससे टीम को कोई नुकसान नहीं हुआ। SOG और सेना ने क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है। सुबह होते ही तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। हालांकि पुलिस ने घटना की अभी तक पुष्टि नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक गश्त के लिए SOG की टीम 2 गाड़ियों पर निकली थी। रात करीब 7:45 बजे छज्जावाला किला के पास पहुंचते ही ऊंचाई पर छिपे आतंकवादियों ने वाहनों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड से हमला किया। आतंकियों का निशाना चूक गया जिससे ग्रेनेड दूर गिरा। बताया जा रहा है कि SOG की एक गाड़ी में DSP रैंक के एक अधिकारी मौजूद थे। घटना के बाद सेना और पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर दी है। रोशनी वाले गोले दाग कर सुरक्षा बल आतंकवादियों को खोजने का प्रयास में जुट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा चौक चौबंद कर दी गई है। आते जाते वालों के ID चेक किए जा रहे हैं। अगली खबर बता दे, बांग्लादेश की हालत हुई खस्ता, भारी कर्ज लेने की तैयारी में है मोहम्मद यूनुस की सरकार, गारंटर की भूमिका निभाएगा विश्व बैंक। दोस्तों, शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद वहां की स्थिति सामान्य होने का नाम ही नहीं ले रही है। बता दे कि बांग्लादेश के खस्ता आर्थिक हालात के चलते प्राकृतिक गैस बोले तो LNG के आयात में बड़ी रुकावट खड़ी हो गई है। इस मुश्किल को दूर करने के लिए सरकार भारी भरकम का कर्ज लेने की तैयारी में है। ऐसे में अंतरिम सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक डॉलर की कमी के कारण मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को अगले वित्त वर्ष में LNG खरीद के लिए $350 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बांग्लादेश के प्रमुख बंगाली दैनिक प्रथम आलो ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सरकार के ऊर्जा एवं खनिज संसाधन प्रभाग तथा बांग्लादेश तेल गैस एवं
एवं खनिज संसाधन निगम पेट्रो बांग्ला ने खुलासा किया है कि विश्व बैंक की तकनीकी सहायता से ऋण प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। विश्व बैंक गारंटर की भूमिका निभाएगा। दोस्तों, घरेलू गैस उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है, इसलिए अंतरिम सरकार एलएनजी आयात पर निर्भर है। इस बीच सरकार पर विदेशी कंपनियों का बहुत बड़ा बकाया है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी गैस उत्पादक अमेरिकी कंपनी शेवरॉन पर 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक बकाया है, जबकि एलएनजी का बकाया भुगतान 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो चुका है। दोस्तों, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश के लिए इसका निपटारा करना कितना बड़ा और कितना मुश्किल होने वाला है। उसके बावजूद भी कुछ कट्टरपंथियों को बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उन्हें अल्पसंख्यकों को परेशान करना है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक मुक्त बनाना है उनको बांग्लादेश, लेकिन उनको बांग्लादेश के विकास से कोई लेना देना नहीं। ऐसे में अगर 2 से 4 साल विपक्ष की भी सरकार रहती है बांग्लादेश में, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि बांग्लादेश का वही हाल होगा जो आज पाकिस्तान का हो चुका है। अगली खबर बता दें, अमेरिका को बड़ा झटका देने की तैयारी में नाटो देश F-35 खरीदने से कर सकते हैं इनकार। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की लगातार टैरिफ धमकी और रशिया यूक्रेन युद्ध पर उनके दृष्टिकोण के बाद नाटो देश F-35 लड़ाकू जेट खरीदने की अपनी प्रतिबद्धता पर पुनर्विचार कर रहे हैं। वर्तमान में F-35 का संचालन अमेरिका के अलावा उसे 19 सहयोगी देश करते हैं, जिसमें दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल जैसे गैर नाटो देश शामिल हैं। कई नाटो सदस्यों ने अपने पुराने बेड़े को बदलने के लिए F-35 विमान खरीदने की योजना बनाई थी। इन देशों की कोशिश अमेरिकी F-35 को खरीदकर अपने पुराने अमेरिकी, यूरोपीय और यहां तक कि सोवियत युग के लड़ाकू विमानों को बदलना था, लेकिन हाल के भू राजनीतिक घटनाक्रमों ने इन सौदों को जांच के दायरे में ला खड़ा कर दिया। गुरुवार को पुर्तगाल के रक्षा मंत्री ने 28 F-16 को F-35 लाइटनिंग 2 से बदलने की योजना के पुनः मूल्यांकन के लिए नाटो के संदर्भ में हाल के अमेरिकी रुख की ओर इशारा किया। इसी तरह कनाडा के नवनियुक्त प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी 88 F-35 के लिए अपने देश के $13 बिलियन के अनुबंध की समीक्षा करने का आदेश दे दिया है। जर्मनी के 35 विमानों के ऑर्डर पर भी अनिश्चितता बनी हुई है। F-35 कार्यक्रम को लगातार लागत में वृद्धि और तकनीकी असफलताओं का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद यह दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक है, जिसमें स्टेल्थ क्षमताएं, अत्याधुनिक सेंसर और बहुभूमिका कार्य क्षमता है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, घर में BLA TTP बढ़ा रहे हैं पाकिस्तानी शहबाज शरीफ की टेंशन, तो बाहर दोस्त चाइना ने भी दे दिया पाकिस्तान को बड़ा अल्टीमेटम। शहबाज शरीफ के पाकिस्तान पर लगाएगा अरबों का जुर्माना। दोस्तों, पाकिस्तान इस समय खुद के पाले आतंकवादियों की मार झेल रहा है। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक की घटना और फिर नौशेकी में सेना के काफिले पर हुए हमले से पाकिस्तान अभी घर के भीतर ही कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP और बलूच विद्रोही आए दिन शहबाज शरीफ की आर्मी को निशाना बना रही है। बलूचिस्तान में हुए ट्रेन हाईजैक के बाद से चाइना भी अब उस इलाके में कड़ी सुरक्षा को लेकर लगातार पाकिस्तान पर दबाव डाल रही है। इस समय पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थिति काफी खराब है। बलूच लिबरेशन आर्मी का दखल अब इस क्षेत्र में बढ़ गया है, जिस वजह से चाइना को चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC प्रोजेक्ट पर खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। इस प्रोजेक्ट पर चाइना ने अरबों रुपया खर्चा किया है। न्यूज एजेंसी ANI के पॉडकास्ट में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य और पाकिस्तान मामलों के विशेषज्ञ तिलक देवाशर ने कहा है कि चाइना बलूचिस्तान में खास किस्म के सुरक्षा कर्मियों की तैनाती चाहता है। देवाशर ने बताया कि चाइना के भीतर सबसे बड़ा डर ये बैठ गया है कि अगर BLA के लड़ाके ट्रेन हाईजैक कर सकते हैं, तो आगे के दिनों में अगर वे ग्वादर बंदरगाह या पावर प्रोजेक्ट या ग्वादर एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिए तो क्या होगा। उन्होंने बताया कि चाइना ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए इन क्षेत्रों की सुरक्षा बढ़ाने या फिर अपनी सेना तैनात करने की मांग कर दी है, जैसा कि श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह पर हुआ है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ऐसा नहीं करना चाहता है क्योंकि उसकी साख और प्रतिष्ठा का सवाल है। ऐसे में घर में BLA TTP से घिरा है पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ, तो बाहर चाइना भी बाहर से पिंच करता नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर बता दें, पूर्व PM नवाज शरीफ को पाकिस्तान में मिली नौकरी अपनी बेटी मरियम की सरकार में करेंगे अब ये काम। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पंजाब प्रांत में अपनी बेटी मरियम नवाज की सरकार में नई नौकरी मिल गई है। 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ अब लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल यानी LAHR के संरक्षक इन चीफ बन गए हैं। अब नवाज लाहौर में औपनिवेशिक काल की कई इमारतों के जीर्णोद्वार का काम करेंगे। पंजाब प्रशासन ने वरिष्ठ शरीफ LHR का संरक्षक इन चीफ नियुक्त किया है। वे लाहौर के पुराने शहर के जीर्णोद्वार का काम देखेंगे। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष का मजाक उड़ाया और उन्हें सरकारी नौकरी मिलने पर बधाई दी। विपक्षी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वरिष्ठ नेता शौकत बसरा ने गुरुवार को PTI से
कहा कि 2024 के चुनावों में अपनी पार्टी की अपमानजनक हार के बाद नवाज शरीफ सेवानिवृत्त जीवन जी रहे हैं। इमरान खान का जनादेश चुराकर नवाज और जरदारी की पार्टियां पीएमएलएन और पीपीपी को दे दिया गया है। अब नवाज की बेटी पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम ने उन्हें कुछ काम करने के लिए दिया है। नवाज शरीफ के स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा कि वे सेवानिवृत्त राजनेता यानी रिटायर्ड राजनेता के रूप में पुरानी इमारतों के जीर्णोद्धार जैसे कुछ कामों में खुद को व्यस्त रखे। वहीं आपको बता दें, शहबाज से पहले बिलावल भुट्टो को लगा बहुत बड़ा झटका। अपने ही गढ़ सिंध में हो गया सबसे बड़ा खेला। दोस्तों, पाकिस्तान में बढ़ते आतंकवादी हमले और हिंसक घटनाओं के बीच शहबाज शरीफ की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एक तरफ जहां जेल में बंद इमरान खान और उनके करीबी नेता शहबाज की टेंशन बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सेना के पिट्ठू कहे जाने वाले फजलुर रहमान भी मुखर हैं। हालांकि नए उलटफेर में झटका बिल्कुल बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपी को लग गया है। सिंध में पीपीपी की सरकार से एमक्यूएम ने समर्थन वापस लेने का फैसला किया है। सिंध में विधानसभा की कुल 168 सीटें हैं। यहाँ पर हुए चुनाव में बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी को 118 सीटों पर जीत मिली थी। बिलावल के करीबी मुराद अली शाह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सिंध को पीपीपी का गढ़ कहा जाता है। साल 2008 से यहाँ पर ट्रिपल पी की ही सरकार है। पाकिस्तान के इस प्रांत के अलावा ट्रिपल पी के पास सिर्फ बलूचिस्तान में सरकार है। पंजाब में नवाज शरीफ की पार्टी के पास तो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की सरकार है। गिलगित बाल्टिस्तान में भी पीटीआई की ही सरकार है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर आपको बताते हैं, जहां पर यूएई में 25 भारतीयों को सजाए मौत। आखिर विदेशी जेलों में कितने भारतीय हैं कैद, बता दे। संयुक्त अरब अमीरात बोले तो यूएई में 25 भारतीय नागरिकों को मौत की सजा सुनाई गई है, लेकिन अब तक इस फैसले को लागू नहीं किया गया है। भारत सरकार ने यह जानकारी गुरुवार को संसद में दी। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में इस बारे में बताया। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इस समय विदेशी जेलों में 10,152 भारतीय नागरिक कैद हैं, जिनमें से कई अंडर ट्रायल हैं। इनमें से कई भारतीयों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक उन्हें फांसी नहीं दी गई है। सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा 25 भारतीय नागरिकों को यूएई में मौत की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा सऊदी अरब में 11, मलेशिया में 6, कुवैत में 3 और इंडोनेशिया, कतर, अमेरिका, यमन में 1-1 भारतीय नागरिकों को मौत की सजा मिली है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार इनको बचाने के लिए क्या कर रही है। तो आपको बता दें, विदेश राज्य मंत्री ने बता दिया है कि भारत सरकार विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा है कि विदेशों में भारतीय मिशन और दूतावासों द्वारा कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। इसमें नियमित रूप से जेलों में जाकर उन कैदियों से मुलाकात की जाती है। केस पर पूरी तरह से निगरानी रखी जाती है। इन कैदियों के लिए कोर्ट में अपील, दया याचिका दाखिल करने की सुविधा दी जाती है। साथ ही इसमें उनके वकीलों की मदद दिलवाना भी शामिल है। दोस्तों, अगर पिछले 5 सालों का आंकड़ा देखें, सरकार को संसद में यह भी पूछा गया कि क्या पिछले 5 सालों में किसी भारतीय को विदेश में मौत की सजा सुनाई गई है। इस पर मंत्री ने बताया कि 2024 में कुवैत और सऊदी अरब में 3-3 भारतीयों को, 2023 में कुवैत और सऊदी अरब में 5-5 भारतीयों को, 2023 में मलेशिया में 1 भारतीय को, 2024 में जिम्बाब्वे में 1 भारतीय को मौत की सजा सुनाई गई है। जी हाँ, अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां जस्टिन ट्रूडो के जाते ही लाइन पर आया कनाडा। नई दिल्ली से संबंध सुधारने को बेकरार, भारत उठा सकता है इसको लेकर सबसे बड़ा कदम। दोस्तों, कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद अब नई भारत कनाडा संबंध में सुधार के संकेत दिखाई देने लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच फिर से संपर्क शुरू हो गया है और नए उच्चायुक्तों की नियुक्ति की संभावना पर नजर गड़ाए हुए हैं। इसके पहले खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की जून 2023 में हत्या के बाद राजनयिक तनाव पैदा हो गया था, जिसने दोनों देशों के संबंधों को निचले स्तर पर पहुंचा दिया था। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर हत्या में शामिल होने का बेबुनियाद आरोप लगाया था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच राजनयिक और सुरक्षा चैनलों के माध्यम से दिसंबर के आसपास चर्चा फिर से शुरू हुई। इसके पहले अक्टूबर में दोनों पक्षों के बीच रिश्तों में तनाव आ गया था। अब एक बार फिर से दोनों देश राजनयिकों की तैनाती पर विचार कर रहे हैं। ओट्टावा में राजदूत पद के लिए नई दिल्ली ने कुछ नामों पर विचार किया है। एचटी की रिपोर्ट्स के मुताबिक नियुक्ति के लिए स्पेन में भारत के राजदूत दिनेश के पटनायक का नाम इस पद के लिए सबसे आगे है। पटनायक 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और भारत के वरिष्ठ राजनयिकों में से एक हैं। वे 2016 से 18 के दौरान ब्रिटेन में उप राजदूत के रूप में भी काम कर चुके हैं। दोस्तों, अगली खबर बता दें, न्यूक्लियर बम लेकर जहां से उड़ते थे रशिया के जहाज, जेलेंस्की ने उस एयरपोर्ट पर ही करवा दी बमों की बरसात। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत के कुछ ही घंटों के बाद रशिया और यूक्रेन ने एक दूसरे पर ऊर्जा लक्ष्यों का निशाना बनाने का आरोप लगाया। यूक्रेन ने रशिया के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ठिकाने पर जबरदस्त ड्रोन हमला किया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने रूसी क्षेत्रों में 132 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया के अधिकारियों ने कहा है कि यह हमला रूस
रूस के एंगल्स में किया गया हमला इतना जोरदार था कि युद्ध क्षेत्र से लगभग 700 किलोमीटर दूर स्थित इस एयरबेस पर एक बड़ा विस्फोट हुआ और आग लग गई। सरातोह जो कि रूसी शहर है, उसके गवर्नर रोमन बुजार्गिन ने कहा है कि यूक्रेन ने उन पर ड्रोन से हमला किया है। उन्होंने बताया कि इस हमले से हवाई क्षेत्र में आग लग गई और आसपास के निवासियों को वहां से निकलना पड़ा। दोस्तों, दूसरी ओर यूक्रेन के लिए शांति सेना बनाने की बड़ी तैयारी ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देश आए एक साथ आगे। जी हां, रशिया यूक्रेन के बीच सीमित युद्ध विराम को लेकर अमेरिका के अलावा अन्य देश भी तैयारी कर रहे हैं। यूरोप और अन्य देशों ने लंदन के बाहरी इलाके में एक सैन्य मुख्यालय में यूक्रेन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय शांति सेना की योजना को अंतिम रूप देने की बात की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि ब्रिटेन और फ्रांस के नेतृत्व में गठबंधन योजना आगे बढ़ रही है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कितने देश सेना भेजने के लिए तैयार हैं। अधिकारियों ने 10,000 से 30,000 सैनिकों के बीच के आंकड़ों का हवाला दिया है। ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा है कि वे सेना भेजने के लिए तैयार हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और फिनलैंड सहित कई देशों का कहना है कि वे किसी तरह से यूक्रेन की मदद में शामिल होने के लिए तैयार हैं। शनिवार को एक वीडियो मीटिंग में मैक्रोन, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड के नेताओं और नाटो और यूरोपीय संघ के अधिकारियों सहित लगभग 30 नेता शामिल थे। तो इस पर रशिया ने कह दिया है कि यूक्रेनी धरती पर नाटो देशों के किसी भी सैनिक को स्वीकार नहीं करेगा। ट्रंप ने इस बात का कोई संकेत नहीं दिया है कि अमेरिका युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन की स्थिति में रिजर्व फायर पावर की गारंटी देगा। स्टारमर का कहना है कि यह योजना अमेरिका के बिना काम नहीं करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने रशिया और यूक्रेन के नेताओं से बात करने के बाद सीमित विराम पर सैद्धांतिक सहमति बना ली है। अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर में बनेगी नई विधानसभा, विधायकों की बढ़ेगी सैलरी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने की कई घोषणाएं। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को घोषणा किया कि आभासी सुनवाई के लिए सुसज्जित अदालतों के विकास के साथ साथ जल्द ही एक नई विधानसभा भवन का निर्माण किया जाएगा। चल रहे बजट सत्र 2025 के दौरान प्रमुख चिंताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने 2015 से अपरिवर्तित विधायकों के वेतन को संशोधित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है और हर 5 साल में वेतन संशोधन को संसदीय मानदंडों के साथ संरेखित करने के लिए विपक्ष के नेता एलओपी, कांग्रेस और पीडीपी को शामिल करते हुए एक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा। अब्दुल्ला ने कहा कि अधिकारियों का वेतन अब 3 लाख रुपए है, जबकि हम 2015 में अटके हुए हैं, ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि एमपी लेड के तहत निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि के लिए दिशा निर्देशों को भी अपडेट किया जाना चाहिए। बिजली माफी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि मौजूदा माफी योजना केवल इस वर्ष के लिए जारी रहेगी, इसके आगे कोई विस्तार नहीं होगा। उन्होंने बार बार माफी देना ठीक नहीं है कहा है। साथ ही साथ बता दें, ताइवान की जंगी तैयारी, चीनी हमले के खिलाफ कर रहा अभ्यास, दक्षिण चीन सागर में चरम पर तनाव। दोस्तों, ताइवान ने चीनी हमले के खतरे को देखते हुए जंगी तैयारियां तेज कर दिया है। रक्षा मंत्री वेलिंगटन क्रू ने बुधवार को कहा कि बीजिंग से बढ़ते सैन्य खतरे के बीच ताइवान अपने सैनिकों को तेजी से भेजने की क्षमता को मजबूत कर रहा है। इसका मकसद है कि अगर चाइना अचानक ताइवान के आसपास अपने लगातार अभ्यासों में से किसी एक को हमले में बदल दे तो उसे रोका जा सके। चाइना शुरू से ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और सेना के जरिए कब्जे की धमकियां भी देता है। साथ ही साथ आपको बता दें, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ में 22 नक्सली ढेर, जिसमें अपना एक जवान भी हुआ घायल। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बृहस्पतिवार सुबह हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 18 नक्सलियों को मार गिराया। इस घटना में एक जवान की जान चली गई। पुलिस अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 22 नक्सलियों को मार गिराया है। उन्होंने बताया कि बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में गंगालूर थाने से नक्सल विरोधी अभियान पर सुरक्षा बलों के संयुक्त बल को रवाना किया गया था। साथ ही साथ बता दें, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में 8 पायदान का हुआ सुधार, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से है नीचे। सबसे खुशहाल देशों की पूरी लिस्ट हम आपको बताते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने गुरुवार को दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट बोले तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 जारी की है। मौजूदा साल 2025 की इस लिस्ट में कुल 147 देशों को शामिल किया गया है। भारत को इसमें 118वां स्थान मिला है। यह स्थिति काफी कमजोर दिखती है, लेकिन बीते साल के लिहाज से भारत की रैंकिंग में सुधार आया है। 2024 में भारत को 126वां स्थान मिला था। इस साल 8 पायदान के सुधार के साथ भारत का नंबर 118वां है। इस लिस्ट की माने तो फलस्तीन, यूक्रेन समेत कई युद्धग्रस्त देशों के लोग भारतीयों से ज्यादा खुश हैं। फिनलैंड एक बार फिर से दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। ये लगातार 8वां साल है जब फिनलैंड ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। इस लिस्ट में युद्ध, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे से फिर घिरे यूक्रेन, मोजाम्बिक, ईरान, इराक, पाकिस्तान, फलस्तीन, कांगो, युगांडा, गाम्बिया और वेनेजुएला जैसे देशों की रैंकिंग भारत से बेहतर है। भारत हालिया वर्षों में 2022 में ही टॉप 100 में जगह बनाने में कामयाब हुआ था। सबसे खुशहाल और कम खुश देश की लिस्ट अगर हम आपको बताएं दोस्तों, इस लिस्ट के टॉप 5 देशों की
की बात करें तो फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन चौथा और नीदरलैंड पांचवें नंबर पर। वहीं सबसे कम खुशहाल देश यानी सबसे नीचे की रैंकिंग अगर देखी जाए तो अफगानिस्तान सबसे नीचे 147वां नंबर है, सिएरा लियोन 146वां नंबर, लेबनान 145, मालावी 144 और जिम्बाब्वे को 143वां नंबर मिला है। ब्रिटेन को 23वां और अमेरिका को 24वां नंबर मिला है। इस लिस्ट में पाकिस्तान की रैंकिंग 109 है, वो भारत से 9 पायदान ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इस लिस्ट में कहीं ना कहीं भारत से आगे निकल चुका है पाकिस्तान, वो भी 9 कदम आगे निकल चुका है। ऐसे में न जाने किसने पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए ये रिपोर्ट जारी की गई है। लेकिन अगर हम खबरों की जो अब तक की जानकारियां निकलकर सामने आई है पाकिस्तान से, उन सभी का निष्कर्ष निकाले तो पाकिस्तान कहीं से कहीं तक भारत से ज्यादा खुश तो नहीं है। दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर, लिखकर अवश्य बताइएगा, अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या वाकई में हैप्पीनेस के मामले में भारत से ज्यादा हैप्पी है पाकिस्तान? दोस्तों अपनी जवाब देना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर उत्तर प्रदेश में औरंगजेब के वजीर की कब्र भी टूटेगी, अबू मजार तोड़ने की 50 लाख की लगी बोली। दोस्तों मुगल शासक औरंगजेब को लेकर देश भर में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक हिंदू संगठनों और स्थानीय नेताओं की ओर से लगातार बयानबाजी हो रही है। ताजा मामला मेरठ का है जहां औरंगजेब के वजीर अबू मोहम्मद खान की कब्र को गिराने वाले को 50 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है। इससे पहले नागपुर में औरंगजेब की कब्र तोड़ने वालों को 1 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की जा चुकी है। तो वहीं दोस्तों पंजाब सरकार ने शुक्रवार को बुलाई किसान संगठनों की महत्वपूर्ण बैठक, कृषि मंत्री मीटिंग में रहेंगे मौजूद। जी हाँ, शंभू और खनौरी बॉर्डर से धरना स्थल खाली कराने के बाद पंजाब सरकार ने किसान संगठनों के साथ महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। एसकेएम पंजाब और भारतीय किसान यूनियन उग्राह जत्थेबंदियों के साथ बैठक होगी। पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया मीटिंग में मौजूद रहेंगे। यह बैठक शुक्रवार शाम 4 बजे पंजाब भवन में होगी। पंजाब पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारी किसानों को हिरासत में लेने और विरोध स्थल पर उनकी ओर से बनाए गए अस्थायी यानी टेम्परेरी ढांचों को ध्वस्त करने के एक दिन बाद बृहस्पतिवार को शंभू अंबाला राजमार्ग पर यातायात 1 साल से अधिक समय बाद फिर शुरू हो गया। वहीं हरियाणा पुलिस द्वारा सड़क पर से अवरोधक हटाने के साथ खनौरी बॉर्डर से भी आवाजाही शुरू होने वाली है। दोस्तों इसी बीच आपको बता दें पीएम किसान योजना में मिले सारे पैसे करने पड़ेंगे वापस। 416 करोड़ रुपए वसूल चुकी है सरकार। दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने फरवरी 2019 में पीएम किसान योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत देश के सभी पात्र किसानों को हर साल 2000 रुपए की 3 किस्तों के रूप में कुल 6000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। केंद्र सरकार ने इस योजना को किसानों को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया था। हालांकि सरकार लगातार इस योजना का गलत तरीके से फायदा उठा रहे लोगों की निगरानी कर रही है। केंद्र सरकार उन सभी किसानों से योजना के तहत दिए गए पैसे वापस ले रही है जो इस योजना के तहत पात्र है ही नहीं। सरकार ने कहा है कि जिन किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर है उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। ऐसे सभी किसान इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। सरकार ने ऐसे सभी लोगों की एक लिस्ट जारी की है। अगर इन लोगों ने योजना के तहत कोई भी राशि प्राप्त की होगी तो उन्हें वो सारे पैसे वापस करने होंगे। वो लिस्ट हमने स्क्रीन पर दिखा दिया है दोस्तों, आप देख रहे होंगे, जिनमें संस्थागत जमीन के मालिक से लेकर पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्टिकल्स जैसे पेशेवर जो प्रैक्टिस करके अपना पेशा चला रहे हैं। ये पूरी लिस्ट दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आराम से रोककर वीडियो को आप पढ़ सकते हैं। इसी बीच आपको बता दें ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी? कोई सवाल हो दोस्तों तो कमेंट में लिखकर जरूर पूछिएगा, हम आपको वहीं जवाब अवश्य देंगे। और इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।